हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 8 देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने अध्ययन किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर नेहरू प्रतिवेदन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यूटी में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि महात्मा गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में कौन सी प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ पर है आंसर हमको मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा ली या निर्णय लिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई मांगें रखी थी। अब उन मांगों में उनमें एक प्रमुख मांग यह थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार समाप्त करें। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सम्मुख कौन सी मांग रखी। तो उत्तर हमारा यहाँ से है कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सम्मुख एक प्रमुख मांग रखी थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार, अर्थात एक अधिकार होना चाहिए सरकार का जो उसे समाप्त करे। सरकार के ऊपर जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया जाए। परंतु सरकार ने गांधी जी की मांगें ठुकराई। अतः गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। अब यहाँ पे एक कारण लिखो का भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं। जैसे गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया, कारण लिखो। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये पूरा होता है। पहला पॉइंट आप लिखोगे, लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है, यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई मांगें रखी थी। तीसरा पॉइंट, उनमें से एक प्रमुख मांग यह थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार समाप्त करें। फोर्थ पॉइंट, परंतु सरकार ने गांधी जी की मांगें ठुकराई। और उसके बाद हम लिख देंगे, अतः गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसके बाद हम देखेंगे कि जब सरकार ने यहाँ पर नमक के कानून को, उनकी मांग को ठुकरा दिया, तो गांधी जी ने क्या किया। नमक आम आदमी के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम सभी जानते हैं। अतः नमक जैसी जीवन आवश्यक वस्तु पर कर लादना अन्यायकारी था, इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह क्यों किया। तो उसका आंसर हमारा यहाँ पे है कि नमक आम आदमी के लिए भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और नमक जैसी जीवन आवश्यक वस्तु पर कर लादना अन्यायकारी था, इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। नमक का सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि नमक का सत्याग्रह खालिस्तान था, तो उसका उत्तर है प्रतीकात्मक, अर्थात प्रतीक चिन्ह होना। इसके पीछे अंग्रेज सरकार के अन्यायकारी और अत्याचारी कानून को शांति और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना, यह व्यापक उद्देश्य था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि नमक सत्याग्रह के पीछे व्यापक उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह के पीछे व्यापक उद्देश्य था कि सरकार, अंग्रेज सरकार के अन्यायकारी और अत्याचारी कानून को शांति और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना, ये जो था भारतीयों का एक व्यापक उद्देश्य था। नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना। यहाँ पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने
किस स्थान को चुना या कहाँ किया? तो उसका उत्तर हमें मिलेगा गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना, या दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 अर्थात 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि खाली स्थान को गांधी जी 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। तो हमें आंसर मिलेगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया, या उसकी शुरुआत कब और कितने लोगों के साथ किया? तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। लगभग 385 किलोमीटर की पद यात्रा में उन्होंने गांव-गांव में भाषण किए। खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान किलोमीटर की पद यात्रा में गांधी जी ने गांव-गांव में भाषण किए। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 385 किलोमीटर। अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने अपने भाषण में किस चीज़ का आह्वान किया या किसका आह्वान किया? तो गांधी जी ने अपने भाषणों में जनता को निर्भीक होकर अर्थात बिना डरे निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। गांधी जी के भाषणों के फलस्वरूप अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि गांधी जी के भाषणों के फलस्वरूप उसका क्या परिणाम हुआ? तो गांधी जी के भाषणों का परिणाम हुआ कि अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुँचे। तो गांधी जी दांडी कब पहुँचे? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। या खाली स्थान के लिए भी आ सकता है कि 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी खाली स्थान पहुँचे दांडी, या खाली स्थान को गांधी जी दांडी पहुँचे। तो हमें आंसर मिलेगा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून भंग किया और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं हम कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? तो यह विस्तार में उत्तर के लिए पूछा जा सकता है कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर हम आंसर जो है यहाँ से लिखेंगे कि नमक सत्याग्रह, वहाँ पे या टिप्पणी लिखो में भी हमें पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखो। तो ये पूरा आपको लिखना होगा। नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना। सेकेंड पॉइंट, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। तीसरा पॉइंट, लगभग 385 किलोमीटर की पद यात्रा में उन्होंने गांव-गांव भाषण किए। अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। गांधी जी के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गांधी जी के भाषणों के फलस्वरूप अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र किनारे नमक उठाकर कानून भंग किया और इस प्रकार पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे पेशावर का सत्याग्रह। अब देखेंगे कि पेशावर का सत्याग्रह क्या है। पश्चिमोत्तर अर्थात पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खां अब्दुल गफ्फार खां गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खालिस्तान गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। तो उनका नाम था खां अब्दुल गफ्फार खां। वे सरहदी गांधी के रूप में भी जाने जाते थे।
तो यहाँ पे एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि सरहदी गांधी के रूप में कौन जाना जाता था। तो सरहदी गांधी के रूप में खां अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। खां अब्दुल गफ्फार खां ने ही खुदाए खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। ये जोड़ियाँ मिलाओ के लिए भी पूछा जा सकता है कि खां अब्दुल गफ्फार खां, तो उसका आंसर आ जाएगा खुदाए खिदमतगार। या खुदाए खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो उत्तर हमें ये मिलता है खां गफ्फार। खालिस्तान के लिए भी आ सकता है कि खां अब्दुल गफ्फार खां ने खालिस्तान नामक संगठन की स्थापना की, तो उसका आंसर हमको मिलता है खुदाए खिदमतगार। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो खां अब्दुल गफ्फार खां ने पेशावर में सत्याग्रह कब प्रारंभ किया, तो 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था। सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार किया, अतः सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। तो यहाँ पे कारण लिखो का एक मेरे प्रश्न बनता है कि चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया, कारण लिखो। चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया, कारण लिखो। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। सेकेंड पॉइंट, पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था। थर्ड पॉइंट, सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। थर्ड पॉइंट, परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और लास्ट में लिख देंगे, अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख बाधा उत्पन्न हुई। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को बंदी बनाया गया। तो गांधी जी को बंदी कब बनाया गया, 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को बंदी बनाया गया। पूरे देश में दमन नीति का अवलंबन किया गया, अर्थात उन्हें उनके सत्याग्रह को रोकने का प्रयास किया गया। गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की, अर्थात सभी ने उनकी अंग्रेज सरकार की कड़ी आलोचना की। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता है कि गांधी जी को बंदी बनाए जाने पर संपूर्ण देश ने निंदा और भर्त्सना की, कारण लिखो। तो उत्तर हमारा यहाँ से है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख बाधा उपस्थित हुई। सेकेंड पॉइंट, 4 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बनाया गया। थर्ड पॉइंट, पूरे देश में दमन नीति का अवलंबन किया गया। और फोर्थ लास्ट हम लिख देंगे कि गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई है, इसलिए गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई।